आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिहार में तकरीबन 2.5 माह के बाद नीतीश कुमार काबीना में तौसी हुई है। इस तौसी में 9 बीजेपी अरकान और 8 जेडीयू अरकान ने हलफ लिया है। इन अरकान को इनकी विजारत भी दे दी गई है। हलफ लेने वाले अरकान में 2 मुस्लिम चेहरे भी शामिल हैं। आज की काबीना तौसी की खास बात यह है कि पहली बार नीतीश काबीना में बीजेपी के अरकान की तादाद जेडीयू से ज्यादा हो गई है। ऐसे में अपोजिशन कई तरह के सवाल भी उठा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह भी किया जा रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी बड़े भाई के किरदार में है। तो उधर खबर ऐसी भी है कि काबीना तौसी से कई बीजेपी लीडर नाराज भी हो गए। ये ऐसे अरकान हैं जिन्हें आज की तौसी में जगह नहीं मिली है। सैयद शाहनवाज हुसैन को लंबे इंतजार के बाद आखिर काबीना में जगह मिल गई है, लेकिन जो अहम बात है वो यही है कि बिहार काबीना में, क्योंकि इंतखाबात के बाद अपोजिशन और आरजेडी की तरफ से खासतौर से कहा जा रहा था कि किसी मुस्लिम चेहरे को काबीना में शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब 2 मुस्लिम चेहरे नीतीश कुमार काबीना में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार काबीना की खास बातचीत की जाए तो नीतीश कुमार काबीना में अब बीजेपी के अरकान की तादाद ज्यादा हो गई है। यानी अब बात फिर वहीं पर आ गई कि बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। डिबेट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी तर्जुमान अशोक सिन्हा जी जुड़े हुए हैं डिबेट में। अफजल अब्बास साहब जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। तौकीर आलम साहब आरजेडी लीडर हैं और कुछ देर में एमआईएम लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले अशोक सिन्हा जी, मैं आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। सर, अब तो नीतीश कुमार के कैबिनेट की बात की जाए तो बीजेपी के लीडर अब ज्यादा हो गए हैं। बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद अब ज्यादा हो गई है। यानी यह मानकर चला जाए कि बिहार में बीजेपी अब बड़े भाई का रोल एक तरह से अदा करती नजर आ रही है। अबू, ये सवाल ही बेईमानी है कि कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई। दोनों भाई हैं, ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग ऐसे लोग हैं जो इन बातों की तरफ कोई खास तरजीह नहीं देते हुए बिहार के विकास में लगे हुए हैं। और ये आपको मैं बताता हूं कि जो बेस्ट हमारे चेहरे हैं वो इस काबीना में उन लोगों ने आज ओथ लिया है। और इसमें यूथ और एक्सपीरियंस का बहुत एडमिक्सचर है। और हम आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करते हैं जी कि इस कैबिनेट का आप जब फंक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, तब आपको लगेगा कि किस जेट सेट स्पीड से हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। और ये दावे के साथ हम कहेंगे कि बिहार के विकास के रफ्तार को इतनी आगे बढ़ाएंगे कि अगले 5 साल में बिहार 1 to 5 स्टेट्स में लाने का हमारा टारगेट है। बिल्कुल ठीक है अशोक सिन्हा जी, ये बात मैंने इस वजह से कही थी क्योंकि बिहार चुनाव के वक्त जिस तरह से नीतीश कुमार जी और बीजेपी में बात चल रही थी कि बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है। खैर, जाहिर सी बात है दोनों अपनी अपनी जगह एक तरह से भाई भाई ही हैं। मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अफजल अब्बास साहब, चुनाव के बाद हमने देखा था कि अपोजिशन और आरजेडी की तरफ से खासतौर से कहा जा रहा था कि मुस्लिम चेहरे नहीं मिले। अब कम से कम नीतीश कुमार जी की काबीना में 2 मुस्लिम चेहरों की एंट्री हो गई है। क्या अपोजिशन का दबाव था? देखिए, बिल्कुल दबाव नहीं था। जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो पार्टी के हमारे सीनियर नेता भी हैं और बिहार के वजीर आला हैं, जाहिर सी बात है कि काबीना में इसके पहले भी मुस्लिम चेहरे थे। ये और बात है कि 11 एमएलए 11 टिकट देने के बावजूद भी एक भी हमारा कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीता नहीं। हम जेडीयू की बात कर रहे हैं। जी जी जी। और उसकी वजह से ये आप पे सवाल उठ रहे थे कि क्या मुसलमान मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होगा नहीं। लेकिन मुझे यकीन था कि हमारे पास 7 एमएलसी भी थे। मुस्लिम एमएलसी भी हमारे साथ काफी है। हमारे साथ जो जमान साहब आए वो बीएसपी छोड़ के आए, वो एमएलए है। तो हर हालत में नीतीश कुमार जी की सरकार में किसी भी कीमत पे
बनना ही था, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। शहनवाज साहब के आने से एक बड़ी ताकत मिली है एनडीए को, और चूंकि एक बड़ा चेहरा है, हालांकि मैं समझता हूं कि केंद्र की राजनीति उन्होंने बहुत लंबे समय तक की है और केंद्र में एक पहचान थी और अभी भी है, और उनके आने से एक मुसलमानों में अच्छा मैसेज गया कि नीतीश कुमार की काबीने में दो मुस्लिम मंत्री रहे। तो ये विपक्ष हमेशा तनकीद करता रहा और तनकीद करता रहेगा। नहीं, बिल्कुल अपोजिशन, अफजल अब्बास साहब अपोजिशन तो ये भी कह रहा है कि जेडीयू में कोई चेहरा आपको मिला नहीं, आपको तो बीएसपी से तोड़कर लाने पड़े हैं। जमा खान साहब, बीएसपी से तोड़कर आप लेकर आए हैं, जेडीयू में कोई चेहरा नीतीश साहब को मिला ही नहीं। नहीं, तोड़ मैंने कहा कि मेरे आप यह बता दें, आपको हमारे यहाँ कई कद्दावर मुस्लिम नेता हैं, और आपको गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, फिर आपको नहीं, आप खुद हैं अफजल अब्बास साहब, आप खुद हैं उस लाइन में जी, कई एमएलसी हैं जी। तो ऐसा नहीं, मैं छोटा सा पार्टी का अदना सा एक वर्कर हूं, अपने आप को इतना बड़े समझता हूं, हिमाकत में मुब्तला नहीं होना चाहिए। वैसे सुप्रीमो बॉस इज ऑलवेज राइट, नीतीश कुमार जी का अपना विशेषाधिकार था, जिसको चाहे उसको बना दे। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता जरूर हूं, पार्टी का एक अच्छा सिपाही जरूर हूं, और मैं उसी आधार पर काम करता हूं। और जहां तक सवाल की उम्मीदवारों की कमी नहीं थी, लेकिन आज यह अच्छी बात है कि कम से कम मंत्री हमारे मुस्लिम मंत्री आए, एक अच्छा मैसेज गया कि जो लोग उंगलियां हम पे उठाते थे कि मुसलमान नहीं बनाते हैं, बीजेपी मुसलमान नहीं बनाती है, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी में कोई मंत्रिमंडल मुसलमान नहीं बनाती, कम से कम इससे जो ये जो इल्जाम है वो इसको तो आज नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने जाहिर सी बात है, बीजेपी से ज्यादा उंगली नीतीश कुमार पर उठ रही थी कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। मैं तौकीर आलम साहब आपके पास आना चाहूंगा। तौकीर आलम साहब, जो बात यहां पर अफजल अब्बास साहब कह रहे थे या अशोक सिन्हा जी कह रहे थे कि अपोजिशन को एतराज था कि कोई मुस्लिम नेता या मुस्लिम मिनिस्टर नीतीश कुमार जी की काबीना में नहीं है, अब वो भरपाई एक तरह से हो गई, दो मुस्लिम चेहरे आ गए, एक बीजेपी की तरफ से, एक जेडीयू की तरफ से। और आज के अगर इस पूरे कैबिनेट को देखा जाए तो आरजेडी किस तरह से देखती है? तौकीर आलम साहब, मेरा ये मानना है कि ये दोनों हमारे साथियों ने जो अपने अपने मकतब दिए हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इससे मैं वाकिफ नहीं रखता। क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि शहनवाज हुसैन साहब जो मंत्री बने, तो मैं आपको बता चाहता आने से उद्योग का जो दशा दिशा है बिहार में बहुत ही बदहाल के कगार पर तो था ही, और ये और भी बदहाली के रास्ते ले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने भागलपुर के उद्योग को तो बचा ही नहीं पाए, और बिहार के उद्योग को कैसे बचाएंगे एक अपने में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इनका शहनवाज हुसैन साहब का आना हम बिहार के अल्पसंख्यक समाज को यह बात हजम नहीं होता है, क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति, ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के तोता के नाम पे प्रसिद्ध हैं। ये क्या मुसलमानों का हित या मुसलमानों का विकास का काम करेंगे? ये तो यह सिर्फ बड़े बड़े उद्योगों को गिरवी रखने में इनके मुखिया ने महारत हासिल किया। उद्योग को अभी तो तौकीर आलम साहब, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आज एक तरह से पोर्टफोलियो मिला है। अब आने वाले दिनों में किस तरह से काम करते हैं उसके बाद तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो एक तरह से शुरुआत है। जब कैप्टन ही इस ख्याल का हो कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली कहावत बेताक होगा, क्योंकि हमारे केंद्र के मुखिया अफजल अब्बास साहब आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ भाई, मैं जवाब जी सकते हैं, तो निसंकोच हम ये कैसे मान लें कि यह बिहार के स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों को भी ठीक है अफजल अब्बास साहब आपको जवाब दे रहे हैं। तौकीर आलम साहब, अफजल अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं। जी अफजल साहब। तौकीर साहब से मेरी गुजारिश है कि बहुत आप मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया था आपने? बताएं, आप है जवाब आपके पास? मुसलमानों का 15% 16% वोट लेकर राज करते रहे, क्या दिया आपने? हम पे तो इल्जाम बहुत लगा रहे हैं अपना, हम पे तो बहुत इल्जाम लगा रहे हैं। अपना दामन तो देखिए, क्या दिया 15 साल में आपने?
पद को जो है एक्सेप्ट कर लिया और मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया। उन्होंने तो कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, अब मैं संन्यास नहीं लूंगा। जैसे ही बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर किया, एकदम खामोश पद का शपथ ग्रहण कर लिया। इससे क्या साबित आप करेंगे? आपके भी पार्लियामेंट में, आपके भी विधानसभा में, विधान परिषद में कई मुस्लिम यजमान है, आपने उनको क्यों नहीं प्रमोट किया? आप भी तो कहते हैं कि मुसलमान की ऐसी है, हम मुसलमान के सरबराह हैं, हम मुसलमान का ख्याल रखते हैं, हम मुसलमानों के लिए जीने मरने का कसम खाते हैं, तो फिर क्यों आप मुसलमानों के हमदर्द वंचित कर दिया आपने मंत्रिमंडल से कि आपको जीएसटी का, मायावती का एक जैनपुर विधानसभा के जमा खातों आपको लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये कैसी मंशा थी आपकी? ये कैसी लालसा थी? ये कैसा झुंझुन आपने दिया बहुजन समाज पार्टी के विकास को? क्या कैसे कल्याण का विकास होगा? विकास होगा कि विनाश होगा? आने वाले कल का वक्त ही बताएगा। एमएलसी मेरे पास आ गए, चलिए ठीक है, मुस्लिम चेहरे मेरे पास आ गए। ठीक है, एमआईएम से भी हमारे पास एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब भी डिबेट में जुड़ चुके हैं, उन्हें भी हम डिबेट में जोड़ लेते हैं। आदिल हसन आजाद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आदिल हसन आजाद साहब, एमआईएम भी कहती थी कि नीतीश कुमार जी की काबीना में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, अब दो मुस्लिम चेहरे हैं। शाहनवाज जी बहुत तजुर्बेकार हैं और इसके अलावा जमा खान साहब को भी इस नीतीश कुमार जी की काबीना में शामिल किया गया है। क्या पूर्वांचल और सीमांचल की जिसकी बात एमआईएम करती है, जिसके डेवलपमेंट के लिए बात करती है, क्या मुस्लिम चेहरों के आने से, क्योंकि जमा खान साहब के पास माइनॉरिटी का बहुत बड़ी एक तरह से जिम्मेदारी है, क्या आप मानते हैं कि इन लोगों के आने से सीमांचल के मुसलमानों के लिए और बिहार के मुसलमानों के लिए काम होगा? देखिए, सबसे पहले जो दो मुस्लिम चेहरे आए हैं, यही पता चल जाएगा बजट सेशन में कि तेलंगाना जैसी छोटी रियासत में जहां 45 लाख की लगभग आबादी है माइनॉरिटी की, वहां लगभग 2000 करोड़ माइनॉरिटी का बजट है। अब बिहार में लगभग 2 करोड़ माइनॉरिटी की आबादी है, यहाँ पे 500-550 करोड़ 537 करोड़ माइनॉरिटी का बजट है। अब यही पता चल जाएगा कि ये दोनों जो आए हैं उन्होंने माइनॉरिटी का क्या बजट बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को कैटर कैसे करेंगे, क्या स्कीम लाएंगे, ये भी पता चल जाएगा। और जो बीजेपी की योजना थी 19 लाख लोग को जो रोजगार की बीजेपी ने बात की थी, तो पहला रोजगार लग रहा है कि 6 साल में मोदी जी के कार्यकाल में शाहनवाज साहब को रोजगार मिल गया है, क्योंकि 6 साल से तो वो बेरोजगार ही पड़े थे, तो एक रोजगार मिल गया। अब देखते हैं बिहार में कितना उद्योग लाएंगे। 15 साल से तो नीतीश जी जंगल राज की बात करते थे, ये लाएंगे वो लाएंगे। अब डबल इंजन की सरकार है, अब देखते हैं ये डबल इंजन की सरकार कितना बिहार को उन्नति और प्रगति में ले जाती है। और खासकर सीमांचल जो इलाका है, पासमानदा इलाका, हमारी लड़ाई जद्दोजहद सीमांचल के लिए जारी रहेगी। सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की हमारी प्रायोरिटी है और सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज की हमारी मांग है और आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। अब पता चलेगा शहनवाज साहब। आदिल, ये तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट की बात है, और जो आने वाले चेहरे हैं, जो अब लोग आए हैं, जिन्हें जिम्मेदारियां मिली हैं, ये किस तरह से काम करेंगे, ये चीज तो आने वाले दिनों में एक तरह से पता चलेगी। रिजल्ट तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। मेरा एक सवाल आदिल हसन आजाद साहब और है कि नीतीश कुमार साहब की कैबिनेट में पहली बार बीजेपी के लीडर जेडीयू से ज्यादा हैं। तो ये तो लग ही रहा है ना कि नीतीश जी अंडर प्रेशर है। नीतीश जी ने अपने कार्यकारिणी में भी बोल दिया था, ये नीतीश जी चेहरा है। जैसे तमिलनाडु में बीजेपी पीछे से काम कर रही है और जो मंत्री जो चीफ मिनिस्टर एआईडीएमके का, उसी तरह बिहार में है। सब काम आरएसएस का हो रहा है, सब काम बीजेपी का हो रहा है। नीतीश जी मुखौटा है, ये तो दुनिया जान रही है कि नीतीश जी कितने कमजोर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। चलिए ठीक है, अशोक सिन्हा जी इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है आदिल आपका रिएक्शन हो गया। अशोक सिन्हा जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो जवाब दे रहे हैं। अशोक सिन्हा जी, क्या वाकई में इसका असर या इसका प्रेशर वाकई में नीतीश कुमार जी पर रहेगा? उनके काम पर भी ये प्रेशर दिखेगा, जिस तरह से अब उनकी कैबिनेट में बीजेपी के चेहरे ज्यादा और जेडीयू के कम है? अपोजिशन इस बात को बार बार कह रहा है। अशोक सिन्हा जी, देखिए अबू साहब, नहीं ओपोजिशन तो कहेंगे। ओपोजिशन, बिहार का ओपोजिशन अपने नॉन परफॉर्मेंस के लिए प्रसिद्ध है, और चाहे कुछ भी जोर लगा ले, यहां के ओपोजिशन को परफॉर्मिंग ओपोजिशन का कभी दर्जा मिल नहीं पाएगा। और बीजेपी और नीतीश कुमार का कोई नया संबंध नहीं है। लॉन्ग बैक
उन लोगों का संबंध है। पिछले 15 सालों से उन लोगों ने सरकार चलाया है, अब बहुत होमोजेनाइटी से। और फिर विपक्ष को कुछ नहीं होगा तो वो आरएसएस की नाम लेगा। अरे अगर आरएसएस का भी एजेंडा चलेगा तो कौन सा उत्पात मच जाएगा, वो कौन सी बड़ी बात होगी। उतना कंस्ट्रक्टिव पूरे वर्ल्ड में कोई यानी सरकार एनडीए की चलेगी और एजेंडा आरएसएस का चलेगा। क्यों चिल्पों करते हैं अशोक सिन्हा जी, सरकार एनडीए की चलेगी, एजेंडा चलेगा आरएसएस का। आरएसएस का एजेंडा क्यों चलेगा? नहीं, आप देखिए, अब सुन लीजिए, हमारे एक खास प्रोग्राम है, 7 निश्चय के प्रोग्राम है, और बिहार का डेवलपमेंट ही हमारा एजेंडा है। इसके अलावे बाकी डिफरेंट बैकग्राउंड से पहुंचने वाले भी लोग एक ही एजेंडा पे हैं, और वो है बिहार का विकास। और अगर इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रखे रहा विपक्ष, तो मैं समझता हूं कि 5 साल में इन लोगों का रहा न कुल कोई रोवन हारा। इसलिए कि तेजी से हमारे विपक्ष की क्या विपक्ष देखिए, चर्चा विपक्ष पर नहीं हो रही है अशोक सिन्हा जी। अब जिन लोगों को मौका मिला है, जिन्हें मिनिस्ट्री मिली है, जिन्हें पोर्टफोलियो मिला है, जिम्मेदारी मिली, ये लोग कैसे काम करते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। अफजल अब्बास साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, मुसलमानों के लिए और खासतौर से जो माइनॉरिटीज हैं, बल्कि डेवलपमेंट तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुसलमान बिहार के बहुत पिछड़ी हालत में हैं, बहुत खस्ता हालत में हैं, 2 मिनिस्टर अब मुसलमानों के बनाए गए हैं, क्या वाकई में मुसलमानों की जो सूरत हाल है, जो सचर कमेटी ने बताया, जिस तरह से रंगनाथ कमीशन ने बताया, जिस तरह से, क्या इनके लिए अब काम होगा नीतीश कुमार जी की सरकार में? अबू हराज साहब, मैंने पहले भी कहा था कि 15 साल पहले, फिर आप कहेंगे 15 साल पहले की तारीख के और को उलट रहे हैं। 25 से 30 करोड़ का बजट था माइनॉरिटीज का। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उठा के रिकॉर्ड देख लिया। आज 5.5 खुद कह रहे हैं कि 550-600 करोड़ तक है। तो हम 25 से लेके 25 करोड़ से 600 करोड़ तक ले गए। हम हर फील्ड में, नीतीश जी की 22 से 23 योजनाएं हैं जो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम किया था। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उठा के देख लिए, फिर आप एजुकेशन में है, बहुत सारे तालीमी बेदारी के बहुत सारे ऐसे वो योजनाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि काम अच्छे होंगे। और जाहिर सी बात है, शाहनवाज साहब के आने के बाद, क्योंकि कद्दावर नेता है, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिनती होता है, और केंद्र की भी राजनीति किया उन्हें, और बिहार के सरजमीन से आते हैं। तो जहां से वो आते हैं, भागलपुर से आते हैं, वहां भी माइनॉरिटीज का अच्छा खासा वोट है। तो हमको यकीन है कि मुसलमानों के हालात के बारे में उनको बताने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद जानते हैं। तो इसलिए एनडीए के सारे लोग मिलजुल के, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर समुदाय के लोगों के उत्थान की बात करेंगे, उसी तरक्की की बात करेंगे, काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी किसी जात के मोहताज नहीं है, वो सब जात के नेता है। इसीलिए तो आज देखिए, आज एक सवाल उठ रहा है जो आपने कहा कि उनका बड़े भाई छोटे भाई। नीतीश कुमार जी ने, जाहिर सी बात है कि संख्या के आधार पे बीजेपी हमसे, तादाद के एतबार से बीजेपी हमसे बड़ी पार्टी है, इससे इनकार हम नहीं कर रहे हैं। हम उससे कम है तो जाहिर सी बात उसमें देखिए तो हमारा रोल छोटा होगा, एक सीट आगे या पीछे। मकसद ये होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव अप्रोच हो, मिलजुल के सब बिहार को तरक्की के मंजिल तक ले जाए। ये सोच होनी चाहिए। तौकीर आलम साहब, सभी मिलजुल कर जो भी चेहरे हैं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल मतलब एक तरह से तौसीह हुई है काबीना में, इसे लेकर बीजेपी में भी एक तरह से नाराजगी थी, जेडीयू में भी नाराजगी थी, और बीजेपी के बड़े नेता है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, उन्होंने तो कई इल्जामात भी लगा दिए। लेकिन क्या आपको लगता है जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है, वाकई में ये लोग इस काबिल हैं जो बिहार को आगे ले जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि इसके पूर्व में भी 5 साल की जो हुकूमत रही है बड़े भाई या छोटे भाई का, उसमें इन लोगों ने जो बिहार की दशा को बदहाल किया, शिक्षा खराब, स्वास्थ्य खराब, उद्योग खराब, बेरोजगारी अपार चरम सीमा पर, ये सारी स्थिति जो है आईने की तरह सामने है। लेकिन तब है कि हम कैसे विश्वास करें। अगर 2020 के चुनाव में भी अगर इनकी हुकूमत आती है तो 2.5 माह के शासनकाल में आप अपराध को देख लीजिए, स्वास्थ्य को देख लीजिए, कल्याण के विभाग में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार को देख लीजिए। सब का सब जो 2.5 महीने का जो अभी औसत जो गुजरा है, वो बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति गुजर रहा है। सबसे ज्यादा इसमें अपराध की दुनिया में बिहार ने
अपना नाम जो है बिल्कुल शर्मसार कर रखा है। तो हम कैसे उम्मीद करें? मान लिया जाए कि इसके पूर्व में खुर्शीद उर्फ फिरोज साहब पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, उन्होंने क्या हालत किया अल्पसंख्यकों का, ये तो वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बिहार का आदिल हसन आजाद जी, आदिल हसन आजाद समाज भी जानता है। आदिल तो हसन हम आजाद जी, कैसे अब विश्वास जो रखें कि काबीना इनकी आया ये है, और क्योंकि अभी तक जो कैबिनेट था उसमें 14-15 लोग थे, लेकिन आज 17 लोगों को और मौका मिला, अब 31 हो गए हैं सीएम नीतीश कुमार जी को मिलाकर। एक बड़ी कैबिनेट है नीतीश कुमार जी के पास। क्या लगता है कि बिहार में जो चुनावी वादे किए गए थे उस पर अब एक तरह से लोग खरे उतरेंगे? अब उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में है, बिहार को विशेष पैकेज की मांग नीतीश जी हमेशा करते थे, अब वो दिलाएंगे। और अब्बास साहब अभी कह रहे थे कि 25 करोड़ 30 करोड़ माइनॉरिटी का बजट था, उस वक्त पूरे बिहार का बजट 70,000 करोड़ था, 1 लाख करोड़ था, आज 3 लाख करोड़ से ऊपर है। बिहार का जो बजट 50 गुना 100 गुना बढ़ गया है, तो इसलिए माइनॉरिटी का भी बजट बढ़ना चाहिए। और जो भाजपा के मेरे जो बड़े भाई बैठे हुए थे, नीतीश जी ने सदन में कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, ये सब सदन में नीतीश जी ने कहा था। ऐसा नहीं कि कोई बाहर की बात है। नीतीश जी जरूर 31 मंत्री का कैबिनेट जम्बो जेट बनाए, देखते हैं बिहार को विशेष पैकेज दिला दे। उसी में एक सीमांचल हिस्सा है, कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज, उसको भी उसको हिस्सेदारी दे दे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पैसा रुका हुआ है उसको भी अब्बास साहब और मंत्री जी शहनवाज साहब से मिलकर केंद्र से पैसा दिलवा दे। बहुत छोटा सा रिएक्शन अशोक सिन्हा जी से, बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। अशोक सिन्हा जी, बीजेपी कैबिनेट में मजबूत है और जाहिर सी बात है बीजेपी और जेडीयू मिलकर ही आप लोग सरकार चला रहे हैं। मुसलमानों के लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग बिहार में आने वाले दिनों में? क्योंकि बहुत बुरी हालत में, चाहे सीमांचल की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, पूरे बिहार में क्या इनका आने वाले दिनों में बजट बढ़ाया जाएगा माइनॉरिटीज का? निश्चित अबू साहब, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि पिछले 15 सालों में अगर बिहार के मुसलमानों के लिए स्पेक्टेकुलर कुछ काम हुआ है तो यही 15 साल में। उसके पहले बीजेपी को गाली देके आरजेडी ने मुसलमानों का सिंपैथी जरूर हासिल किया, लेकिन पूरे आरजेडी काल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया। हमने 15 सालों में बहुत काम किया और आपको आश्वस्त करते हैं हम बजट भी बढ़ाएंगे। और पीछे में आपने पास्ट में क्या काम किया वो अलग चीज है, लेकिन अब आपके सामने एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सरकार में हैं। ऐसे में सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि जो पिछड़े, दबे कुचले, जो मजबूर हैं उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, बिहार फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट कैसे किया जाए, यह जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर ही एक तरह से आयद होती है। और अब यह देखना बहुत अहम होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी अपने इस कैबिनेट के साथ बिहार को फर्स्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अफजल अब्बास साहब, एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब और तौकीर आलम साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। एक 30 साल के इंसान के लिए